पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था आपके यहाँ जिस तरह से व्यवस्था की गई है, शायद वैसा व्यवस्था हमारे यहाँ अभी भी नहीं हो पाया उस तरह से। इसीलिए मैं आज भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं राजदूत था तो एक बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, वहाँ एक भी दलित नहीं थे। जब मेरी नियुक्ति हुई थी राजदूत में, वहाँ एक भी दलित नहीं थे, केवल एक मधेसी थे और 3 जनजाति ट्राइबल थे। 3 ट्राइबल थे, एक मधेसी थी और एक भी दलित नहीं थे। तो जब ये हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन 2008 में शुरू की गई तो मैं 10 में आया तो मुझे एक बड़े ऑफिसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि सर आपको मालूम है हमारे यहाँ मधेसी भी आ गए और दलित भी आ गए। मैंने कहा इससे तकलीफ है आपको कोई? तो नहीं सर आ गए हमारे। हम कह रहे ये बहुत बड़ी सूचना नहीं है मेरे लिए। 376 कर्मचारी हैं इस परराष्ट्र मंत्रालय में, 23 राजदूत हैं, केवल एक महिला दलित राजदूत थी बर्मा के लिए, वो भी। और मैं एक बहुत ही तकलीफ के साथ मैं बताता हूँ, उनको जो गाड़ी दिया गया था परराष्ट्र मंत्रालय से, वो गाड़ी सबसे जो 3rd क्लास गाड़ी थी, जब वो बैठ जाती थी उस गाड़ी में तो उनको निकालने के लिए कभी कभी ड्राइवर को जाकर के हाथ पकड़ कर निकालना पड़ता। वो इतनी खराब अवस्था में गाड़ी थी। अर्थात उस लेवल तक का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आप सोच लीजिए, एक महिला थी, दलित थी, हम लोग के साथ में पढ़ी लिखी थी, हेल्थ साइंस की बहुत बड़ी नॉलेज, कम्युनिटी हेल्थ की नॉलेजेबल थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल होकर के रिटायर हुई थी। और उनको जो गाड़ी दिया गया था, एक तो एम्बेसी दिया गया था बर्मा, जहाँ नेपाल का कोई इंटरेक्शन नहीं होता अभी, आज के दिन में कुछ कोई खास काम नहीं होता वहाँ पर, और दूसरा उनके साथ किस तरह से व्यवहार। मैं एक बार फॉरेन सेक्रेटरी को कहा ये बहुत गलत था। मुझे थोड़ी सी, मैं थोड़ा बकवास टाइप का आदमी हूँ, इस तरह की बात देखने पर मेरे मुंह से निकल ही जाता। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को जाकर कहा, मैंने कहा मैडम आप क्यों नहीं कहती? तो क्या कहेंगे फिर, ऐसे ही क्या करना है, छोड़िए, हो गया। उनको बड़ा अजीब लगता था कहने में ही बात। मैं जाकर के फॉरेन सेक्रेटरी को कहा ये बहुत गलत बात है, और एक महिला भी है, और ये इस तरह से आप लोग दुनिया को बता रहे हैं हमने महिला राजदूत नियुक्ति किया है और उनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करता है। तो ये जो दिमाग में विभेद का व्यवस्था बना हुआ है, इस अब मैं ये कहूँगा कि दलितों के बीच में ही केवल छलफल से नहीं होगा। नेपाल में जो नन दलित हैं उनके दिमाग के कीड़ा निकालने का कोई व्यवस्था, कोई सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, और इन सभी का एक ही इलाज है। हमारे अभी एक महिला बता रही थी बजट के लिए, हमारे अभी दलितों और इस तरह का बजट जाता और सब वापस हो जाता सभी बजट। मैं एक बार प्लानिंग कमीशन में काम किया था एडवाइजर होकर के, मैं तो बड़ा अजीब लगा मुझे, जितना देखा मैंने, सारे के सारे जो रिजर्व मतलब दलित और जनजातियों के लिए या मधेसियों के लिए या महिलाओं के लिए बजट जाता था लोकल लेवल में, सारे के सारे वापस हो रहे। मैं पूछा उस लोकल डेवलपमेंट सेक्रेटरी से, व्हाट्स द रीजन भी है, तो कहते हैं सर खर्च ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पाता? और सब तो खर्च कर लेते हो। तो मैंने एक बात का पता लगा कि दलित और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। दलित डिस्ट्रिक्ट लेवल में दलित एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, मधेसियों की, जनजातियों की, और वो बनाए तो पैसा उनको देना पड़ेगा जहाँ से उनको पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। ये बड़ी दिक्कत हो गई थी उनको। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ बजट खर्च नहीं होता है और वो वापस हो जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वर्ल्ड बैंक, अब जो भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको दिखाने के लिए सारी बजटरी प्रोविजन बनाई गई। तो एक बहुत बड़ी आंदोलन की ज़रूरत है आज के दिन में दलितों के लिए, और जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जैसे मधेसी हैं, आज भी मधेसी आंदोलन में, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि मधेसी जब आंदोलन में जाते हैं तो मरने वालों की संख्या दलितों और मुसलमानों की जाती है, इसलिए कि उनको मधेश के अंदर भी वो पीड़ित हैं। मधेश कहते वक्त केवल मधेसी के भीतर जो दलित और मुस्लिम है वो और पीड़ित हैं उसके अंदर। और खास करके जब मैं मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम लोगों को देखता हूँ तो
तो उनके साथ में धार्मिक विभेद कुछ ज़्यादा ही, अनटचेबिलिटी तो है, धार्मिक विभेद भी है वहाँ पर। और धार्मिक विभेद नहीं, एक और विभेद आजकल के दुनिया में ये सोशल मीडिया और मीडिया के कारण से एक हो गया है, होता है कुछ अमेरिका में, भोगना पड़ता है भारत और नेपाल के मुसलमानों को। ये नई बात शुरू हो गई। बम फूटता है पेरिस में और कहते हैं अच्छा ये जो नेपाल में और भारत में मुसलमान बैठे हैं इनका दिमाग कटना। ये भैया वो पेरिस में कौन बनाया इनको पता भी नहीं चलता, इन जानते भी नहीं, किसी को पहचानते भी नहीं है। और इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तरह का मुसलमानों के साथ में भी व्यवहार रहा है। तो दलित आंदोलन में इसीलिए हम लोग नेपाल में ये कहते हैं कि दलित के साथ साथ जो और मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जैसे मधेसी हुए, जनजाति हुए, हमारे जो ट्राइबल्स हैं और महिलाएं, तो इन सभी को मिला करके एक निश्चित बड़ा 14-15% वाले लोग लगभग 70-75% नेशनल रिसोर्सेज को कब्जा करके रखे हमारे। उनकी टोटल पॉपुलेशन है 30%। और उनकी जब गवर्नमेंट में देखेंगे, मिलिट्री में, सिक्योरिटी फोर्सेज और जो भी इंटरनेशनल एजेंसी सारे जगह देखेंगे तो 30%, करीब करीब 80-85% सारा ब्यूरोक्रेसी। हमारे आज में 75 डीएम है, उसमें एक दलित, एक मुस्लिम और दो जनजाति। आप क्या इमेजिन कर लेंगे। हमारे यहाँ जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, उसमें रेयरली आपको कोई दलित मिल जाएगा, रेयरली कोई मधेसी मिलेगा और रेयरली कोई ट्राइबल्स मिलेंगे। अगर कोई मिल भी गया धोखा से तो उसकी हाल ये रहती है कि आप सोच नहीं सकते। कौवा के बीच में हंस नहीं, हंसों के बीच में कौवा, उसको कौवा बना दिया जाए और उसको काम करने का नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, अरे ये दलित था इसीलिए क्या जानेगा, ये चमरा क्या जानेगा, ये डोम क्या जानेगा, ये दुसाध क्या जानेगा, ये परियार क्या जानेगा, ये विश्वकर्मा क्या जानेगा, इसकी तो बुद्धि नहीं है, जबरदस्ती रिजर्वेशन से आ गई। तो ये ब्लेम भी कर देते हैं तुरंत और उसके कैपेसिटी को ब्लेम नहीं करते हैं। कोई ब्राह्मण करे अगर ये काम तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल करता है, लेकिन कोई मधेसी करे, कोई दलित करे या ट्राइबल करे तो उसकी जाति सबको गाली सुननी पड़ती है। ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। आप राज्य के संपूर्ण 80-85% संपूर्ण पर कब्जा करके बैठे हो और देश को बर्बाद कर रहे हो आज इतना दिन से, सैकड़ों वर्ष से। और 2-4 लोग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ गए तो जिम्मा उनको लगा दिया। तो इस तरह से ये संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए मैं संजय जी हमारे आदरणीय नेता जाते रहते हैं नेपाल में, जाकर के वहाँ भी लोगों को जगाते रहते हैं। ये मैं इसी एक सेमिनार में ही मिला था जहाँ मैंने पेपर प्रेजेंट की थी। तो संजय जी सार्क पीपुल्स सार्क के कॉन्फ्रेंस में गए थे बोलने के लिए, तो वहाँ आए थे, तो वहीं मेरी परिचय हुई थी। तो ये जो है आपके हमारे यहाँ आने जाने की जो बात है, आपने लोकतंत्र में सहयोग किया, आप मधेश आंदोलन को सहयोग किया। अब मैं कहूँगा कि आप लोग दलित आंदोलन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के यूनाइटेड मूवमेंट है नेपाल में, उसको सहयोग करें। और इससे यहाँ हमारे यहाँ दलितों के साथ अन्याय हो और आपके यहाँ हो, मैं इस बात को एक ही तरह का समझता हूँ। इसीलिए इसमें कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन है। तब तक लोकतंत्र और समानता नेपाल में स्थापित नहीं हो सकती जब तक ये वर्ण व्यवस्था और ये सारी असमान व्यवस्था बनी रहेगी। इस असमान व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, और कभी कभी मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको डेमोक्रेटाइजेशन करने की जरूरत है।